नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा आपको निरंतर उन कैंडिडेट्स से मिलवा रहा हूं जो इस बार जो इलेक्शंस हैं डिफरेंट बार एसोसिएशन में, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, उन कैंडिडेट से मिलवा रहा हूं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप डिफरेंट कैडर के जो लोग हैं उनसे आप बात कर सकें, उनको आप जान सकें, उनको आप पहचान सकें, उनके विज़न को जान सकें। आज इसी कड़ी में मैं दिल्ली हाई कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जो कंटेस्ट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी जी से आपको मिलवाऊंगा। और सचिन पुरी जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अपने 50 वसंत पूरे कर चुके हैं। 1974 में इनका बर्थ हुआ दिल्ली में। ग्रेजुएशन इन्होंने भगत सिंह कॉलेज से की, शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में जो है। और उसके बाद लॉ भी इन्होंने लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया 1998 में, और बीसीडी में एनरोल हो गए उसी साल 1998 में। आपके बारे में थोड़ा सा और बताते हुए मैं चलूँ कि इनके मैटरनल ग्रैंडफादर एडवोकेट एफसी बेदी थे, जो प्रेसिडेंट रहे दिल्ली बार एसोसिएशन के पुराने टाइम में। इनके जो ग्रैंडफादर एडवोकेट एचएल पुरी थे, वो टैक्स के जाने माने एडवोकेट रहे। और इनके फादर साहब, उनका तो कहना ही क्या, एडवोकेट एस के पुरी जी सीनियर एडवोकेट रहे, और वो 6 बार दिल्ली की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे। और अब ये जो विरासत में इनको मैं कहूँ कि रिप्रेजेंटेशन की पावर मिली, नेतागिरी की पावर मिली, या यूँ कहूँ लीडरशिप की पावर मिली, या यूँ कहूँ कि एक एक्सपीरियंस मिला। और इसी एक्सपीरियंस के चलते अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद, और मैं कहूँ कि उनकी रिक्वेस्ट कहूँगा मैं तो, कि उनकी रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने कंसिडर किया इस बार इलेक्शन को कंटेस्ट करने का। और इस बार ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। 2016 में डेजिग्नेटेड हो गए थे सीनियर एडवोकेट की उस पर रैंक पर, और तब से लेके आज तक इनकी सबसे बड़ी खूबी जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि दिल्ली बार में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, उनका कोई भी मैटर हो, शायद ही कोई मैटर ऐसा हो जिसमें सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी ने कंटेस्ट मतलब ना किया हो किसी भी तरफ से, बार की तरफ से किया है। और किसी भी एडवोकेट का कभी भी कोई काम होता है, चाहे वो मैं कहूँ कि किसी पैनल का है, या किसी छोटे से ट्रिब्यूनल का एडवोकेट है, या बार एसोसिएशन का है, या हाई कोर्ट का है, या सुप्रीम कोर्ट का है, ये उसके केस को बढ़ चढ़कर अपना एक चैलेंज की तरह स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इन्होंने किसी एडवोकेट से उसका केस लड़ने का पैसा नहीं लिया है। ये अपने आप में एक एडवोकेट्स के लिए वेलफेयर का जो एक जज्बा है, इसको ये अब इस चुनावी समर में इस जज्बे को लेकर उतरे। मैं इनसे आपकी बात कराऊंगा। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे खुशी है कि आप जैसे जो एक लगनशील एडवोकेट हैं, जो एडवोकेट्स का वाकई वेलफेयर चाहते हैं, वो इस बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सीधा से एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ कि आपका विज़न क्या है, आपका रीज़न क्या रहा आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने का। आप बहुत बिजी एडवोकेट हैं, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ हम जानते हैं, जो आपको वो जानते हैं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसके बावजूद आप कंटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या रीज़न रहा और क्या आपका विज़न है, इसके साथ मैं आपके पास। देखिए, मेरा रीज़न तो आप बोल ही चुके हैं कि सब दोस्तों ने, सब चाहने वालों ने, जानकार ने, सब ने प्रेशर डाला कि मुझे इलेक्शन लड़नी चाहिए, इस बार आना चाहिए, और बार में रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं। एक किस्म से एक अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर की रिप्रेजेंटेशन चाह रहे थे सब लोग। और जो रोज़मर्रा इंसान वहाँ पे रहता है, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स देखता है, जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अच्छा क्या है, गलत क्या है, उन चीज़ों को असेस कर सकता है। तो इसके लिए सब ने जब रिक्वेस्ट किया, मेरे पूरे ग्रुप ने रिक्वेस्ट किया, तब मैंने तय किया इलेक्शन लड़ने के लिए। और सिर्फ वही नहीं, मेरे सारे दोस्तों ने अपनी अपनी बारें, चाहे जो लोग दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जैसे मेंबर भी नहीं थे, अलग अलग बार में इलेक्शन भी लड़ते थे, उन्होंने भी अपनी वोट्स ट्रांसफ़र करवाई हाई कोर्ट में, क्योंकि उन लोगों ने ही कहा था मुझे लड़ने के लिए। और वो इस वक्त हाई कोर्ट के इस साल सब डिक्लेरेशन डाली है और सब ने ज्वाइन किया है कि मैं लड़ सकूँ। तो अब आपको लगता है कि आप लड़ रहे हैं, तो अब अपने आत्मा दिल से लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहा हूँ। पैशन तो मेरे में हर चीज़ के लिए, जो चीज़ एक बार कर लेता हूँ डिसाइड करने के लिए, उसमें तो पूरी लगन के साथ चलता हूँ। ये बड़ी अहम पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, कोई मेंबर वगैरह की नहीं है कि मेंबर एग्जीक्यूटिव वगैरह है, और यहाँ फैसले आपको कुछ लेने पड़ेंगे अगर आप आ जाते हैं तो आपका विज़न क्या है बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट? अगर आपको लोग मैंडेट देते हैं और आप आ जाते हैं, तो क्या आपका विज़न रहेगा इस बार के वेलफेयर के लिए?
कि बार के वेलफेयर के लिए बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो मेरे माइंड में है, बहुत चीज़ें करना चाहता हूं, बट कुछ के बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक जो मैं मुद्दा कई बार उठा चुका हूं वो है चेम्बर्स का। मेरा मानना यह है कि चेम्बर्स, जो यंगस्टर्स आते हैं बार में, उनको चेम्बर जब चाहिए होता है तब मिलता नहीं है। जब तक हमें हाई कोर्ट में चेम्बर मिलता है तब तक आपकी 15-20 साल की प्रैक्टिस हो जाती है, तब आप सेटल हो जाते हैं। आप जिस ऑफिस में जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे आदत पड़ जाती है, आपको चेम्बर की तब ज़रूरत ही नहीं होती। तो रियली एक मैकेनिज़्म होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग चेम्बर्स को पुश कर सकें। हमारे पास लैंड लिमिटेड है, चेम्बर्स की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, उसके लिए तो प्रयास चल ही रहे हैं कि एक्स्ट्रा लैंड मिले, ज़्यादा से ज़्यादा चेम्बर बन सके, लेकिन हमारी मेंबरशिप भी ऊपर जा रही है। तो मेरी एक विजन का एक हिस्सा ये कहता है कि जो वकील, ये 1 वोट 1 बार जब आया था तो इसका एक क्राइटेरिया था कि जिस बार में आप इंटरेस्टेड होंगे उस बार में आप वोट डालिए। आज 10 साल हो गए इसको आए हुए। जो लॉयर्स कंटिन्यूसली दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में डिक्लेरेशन डालते हैं, हमारे वोटर हैं, पिछले 3-4 बारी से वोटर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए एज अगेंस्ट जो वकीलों ने अप्लाई किया हुआ है, वेट लिस्ट में हाई नंबर पे आए हुए हैं, लेकिन वो किसी और बार में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ के वोटर हैं, वहाँ पे वो रेगुलरली रहते हैं, तो उनका चैम्बर ले लिया उन लोगों, वहाँ चेम्बर ले लिया उन्होंने, तो वो वेट लिस्ट में इनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए यंगस्टर्स को। जो देखिए इस बार 11,000 की डिक्लेरेशन करीबन आई है, और उनमें से आप देखेंगे कि मोस्टली पीपल का वेट लिस्ट में कहीं नाम भी नहीं होगा, तो उनका मौका कब आएगा? ऐसे जो रेगुलरली डाल रहे हैं, वो एक बात समझ में आती है कि कोई इस बार नहीं डाल पाया डिक्लेरेशन, वो एक चीज़ होती है, लेकिन कोई किसी आदमी ने पिछले 3 बारी से नहीं डाली, तो वो क्यों वेट लिस्ट में हाई रहे अगेंस्ट अ पर्सन जो अभी डिक्लेरेशन डाल रहा है? तो मेरा एक तो मानना है कि हमें कुछ कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। जो लॉयर्स जहाँ पे कन्फाइंड हैं उनको वहीं पे चेम्बर्स के लिए अवेलेबिलिटी के लिए होना चाहिए, और जो लोग हाई कोर्ट में कन्फाइंड है उनका राइट हाई कोर्ट में बेटर होना चाहिए। चैम्बर नहीं भी मिल पाते हैं, जैसा आपने बताया जगह की एक लिमिटेड आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो क्या ये संभव है कि एक बहुत बड़ा 1-2 हॉल ऐसे बना दिए जाएं जिनमें कुछ सीट्स, क्यूबिकल सीट्स बना दी जाएं या चैम्बर्स बना दी जाएं, ताकि मैक्सिमम जो यंगस्टर हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए? देखिए वो तो हमें करना ही पड़ेगा। इतने यंगस्टर्स बार में आ चुके हैं, उनके पास जगह नहीं है, जगह तो क्रिएट करनी पड़ेगी। जगह को किसी, अब एस ब्लॉक जैसे बना है वहाँ पे हमारे स्टारबक्स आया हुआ है, अब मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, बट हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई हॉल नहीं है। वो हॉल कहीं ना कहीं ईजिली प्रोवाइड हो सकता है। ग्लास कैंटीन होती थी जहाँ पे बहुत लॉयर्स बैठ के काम करते थे, आज वहाँ पे सागर रत्ना है। मैं सागर रत्ना के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ना ही मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इसी तरीके से सोचना चाहिए, और एक हमें, जैसे आपने ठीक कहा, कि ऐसा कोई हॉल होना चाहिए जहाँ पे यंगस्टर्स बैठ के काम कर सके, जिसका काम है कर सके। यंगस्टर्स इवन अपने क्लाइंट्स को मिलते हैं, बहुत लोग आके अपने क्लाइंट्स को मिलते हैं जिनके पास चेम्बर्स नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है मिलने के लिए, तो वो जगह होनी, क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, आज के दिन की नीड है ये। एक्चुअली अभी हो ये रहा, मैं भी देखता हूँ कि जो एडवोकेट बार रूम है 2nd फ्लोर पर है या नीचे ग्राउंड फ्लोर सिविल साइड में है, तो वहाँ क्या है कि वहीं कुछ क्लाइंट्स को बुलाने की कोशिश करते हैं कोई एडवोकेट्स, लेकिन दूसरे एडवोकेट्स उस पर एतराज़ करते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली ये एडवोकेट्स के लिए है बार रूम, ना कि आपको क्लाइंटेज डील करने के लिए। पर मजबूरी है कि कहाँ मिलें, ये तो या तो कैंटीन में भी अलाउ नहीं है आपके, तो कहाँ मिले एक्चुअली? अगर जिस मेरे जैसा एडवोकेट जिसका केस लगा है, क्लाइंट से बात भी करनी है, तो ऐसा कोई ब्लूप्रिंट दिमाग में है कि उन लोगों को भी कोई ऐसी फैसिलिटी मिल जाए? बिल्कुल है जी, जो एस ब्लॉक पर है वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है। ये एक सोचने की चीज़ है सिर्फ कि हम कहाँ पे, जब इंटेंट है कि क्रिएट करनी है फैसिलिटी यंगस्टर्स के लिए, तो आई एम वेरी श्योर विद द अथॉरिटीज़ बैठ के ये किया जा सकता है, और ये ज़रूरत है। चलिए, एक तो सीटिंग एंड चैम्बर्स की हो गया, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है जो एक बीइंग ए प्रैक्टिसिंग लॉयर सभी लोग फेस कर रहे हैं? देखिए पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है हाई कोर्ट में, लॉयर्स पार्किंग का इशू है। जो हमें अंडरग्राउंड पार्किंग मिली है उसमें भी मशीन्स हैव टू बी चेंज्ड, वहाँ पे वो दोस्त नीड, ताकि डिफरेंट कार्स जा सकें, सारी कार्स वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उसकी वजह से सारी रोड पे कार्स पार्क हो रही हैं। देयर इज़ मैकेनिज़्म हैज़ टू बी वर्कड आउट जहाँ पे हम पार्किंग को
थोड़ा सा काम करें और उसमें ईज़ करें लॉयर्स को। और एक और चीज़ मैंने नोट की है कि जो मेट्रो स्टेशन से हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है हाई कोर्ट तक आने की, तो जो लॉयर्स हैं अगर उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो टू एंड फ्रो की मेट्रो स्टेशन से, वो भी बहुत हेल्प करेगी। कई बार डेस्टिनेशन बसेस की बात हुई कि बसेस लगा रहे हैं, बट आई थिंक नॉट वर्किंग। नॉट एट दिस पॉइंट, बट पहले होती थी डेस्टिनेशन बेसिस 30,000 और हाई कोर्ट की। वो भी एक माइंड में है कि डिफरेंट कोर्ट्स के साथ भी अगर ऐसी कोई फैसिलिटी क्रिएट हो सके तो वी शुड वर्क ऑन इट। बट मेट्रो स्टेशन से तो हमें करना ज़रूरी है, उससे बहुत लोग मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं और वहाँ से अगर एवरी हाफ एन आवर टू एंड फ्रो गाड़ी जा रही है तो उसमें बैठ के आके जा सकते हैं, जिससे बहुत ईजी हो जाएगा, गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ अनदर थिंग जो मेरे माइंड पे है। यंगस्टर्स के लिए और भी काफ़ी सेमिनार्स आर रिक्वायर्ड, जो सेमिनार्स रिटायर्ड जजेस और सीनियर एडवोकेट्स को बुला के हम लोग कर सकते हैं। और जो हम जनरल सेमिनार्स करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, वो होते हैं जहाँ पे हम लोग एक तरफ आदमी स्पीकर बोल रहा होता है और लोग सुन रहे होते हैं। मैं चाह रहा हूँ ये थोड़े से इंटरेक्टिव सेमिनार्स हो जाएं, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो, क्वेश्चन है जहाँ पे वकील अपना सवाल पूछ सके, अपने डाउट्स क्लियर कर सके। आपने सेमिनार्स की बात की, उसको सेमिनार को लेके मेरे दिमाग में एक जो आम एडवोकेट की प्रॉब्लम है और जजेस की भी प्रॉब्लम है। जजेस कहते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स की कमी आ रही है एडवोकेट्स के अंदर। एडवोकेट्स कहते हैं कि जजेस हमसे ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, स्पेशली इन द हाई कोर्ट। उनको एक शिकायत और भी रहती है कि सीनियर एडवोकेट्स लाइक यू एंड अदर्स, उनको प्रेफरेंस मिलता है, उनकी बात सुनी जाती है, और हम जैसे जो नॉर्मल एडवोकेट हैं नहीं सुनी जाती। तो ये जो कहीं गलत फहमियों का मैं कहूँ या ये एक्चुअल है, ये आप बताएंगे, इसके बारे में कुछ है प्लान, कुछ इसमें सुधार हो जाए? देखिए मेरे ख्याल से ये एक जो ब्रिज करना है गैप बिटवीन द बेंच एंड द बार, वो बहुत ज़रूरी होता है। इनफ नंबर ऑफ इवेंट्स होने चाहिए जिससे वो ब्रिज हो सके, जहाँ पे लोग मिल भी सकें जजेस को और अंडरस्टैंड कर सकें। एक सिंपल सी चीज़ है जी, मेरा मानना है हमारी हाई कोर्ट बहुत प्रोग्रेसिव है और यहाँ पे सुनवाई तो सबकी होती है। जो प्रिपेयर्ड होता है, जो प्रॉपरली प्रेजेंट करता है केस को, सुनवाई होती है। फिर भी ग्रीवियंसेस कई बार रह जाते हैं लोगों को कि जी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। फिर भी ऐसा एक इम्प्रेशन क्यों है, क्या उसके रूट में है कि जी जो फेस वैल्यू, जो वैल्यू सचिन पुरी जी की है वो राकेश शर्मा की नहीं है, तो उनको सुना जाएगा, उनको नहीं सुना जाएगा, ऐसा इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, मैं नहीं मानता जी कि मेरी कोई फेस वैल्यू है यहाँ पे। एन एग्जाम्पल आई नो, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि किसी को आपने खड़ा किया और कुछ बोलना नहीं पड़ा और रिलीफ मिल गया। मुझे नहीं लगता ज़्यादा आजकल हाई कोर्ट में ऐसा कुछ होता है। आजकल आप नोट करेंगे जितने सीनियर्स पेश भी होते हैं जिनको रिलीफ भी मिलता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आर्ग्यू करते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं। लेकिन आम धारणा ये बन गई है, जैसे आपको लेकर ही बनी हुई है, मैं आपको मुंह पे बता रहा हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं, उनको लगता है कि हमारा या बार से रिलेटेड कोई मामला होगा, मसला, तो सचिन पुरी जी को कर लो एंड यू विल विन द केस। नहीं जी, मैं तो पूरी तैयारी करके जाता हूँ जी। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। आप अगर पूरी तरह केस से तैयार हैं और आप जो सबमिशन कर रहे हैं वो लॉजिकल है, कहीं ना कहीं एथिक्स में, कहीं ना कहीं यंगस्टर्स में कहीं कमी महसूस करते हैं। देखिए यंगस्टर्स मुझे लगता है कि एथिक्स तो फॉलो करते हैं बट बड़े एग्रेसिव हो चुके हैं। कोर्ट के अंदर थोड़ा एग्रेशन कई बार हेल्प नहीं करता। स्पेशली अभी मैंने परसों की बात है, मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, अपने मैटर का वेट कर रहा था। वहाँ पे जज साहब उनको कह रहे थे कि हाई कोर्ट में ही मैटर चल रहा था, ओरिजिनल साइड पे यंग लॉयर पेश हो रहे थे, 8-10 साल की प्रैक्टिस होगी, कि जी ये मैटर अब आपने कर लिया, मुझे ऑर्डर पास करने दीजिए। वो ऑर्डर भी कर रहे थे, तो वो फिर भी बोलते रहे। उनको लगा शायद उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो जज साहब घूम के गए, मैं आपको रिलीफ दे तो रहा था, आप चुप ही नहीं होते, अब मैं रिलीफ नहीं दे रहा, मैं डेट लगा रहा हूँ। तो नाराज होकर उन्होंने डेट लगा दी। यही सब चीज सिखाने के लिए रेगुलर सेमिनार्स, रेगुलर सीनियर एडवोकेट्स का जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन, ये बहुत जरूरी है। इस पर आपने कुछ प्लान किया हुआ है? अगर आप जीत कर आते हैं तो इसको कंपलसरी कर दिया जाए, महीने में 1 या 2 इस तरह की सेमिनार्स हों जिसमें ओपन हो, कोई भी अटेंड कर सके। हाँ जी, ओपन हो और जज से पार्टिसिपेशन हो सके, वीसी से भी पार्टिसिपेशन हो सके जो लोग आ नहीं पाते, और क्वेश्चन
टाइम दिया जाए जहाँ पे जो स्पीकर बोल चुका है उसके बाद इसको इंटरेक्टिव बनाया जाए, जिस तरीके से क्वेश्चन कर सके। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे फादर के मेमोरी में मैं लॉ सेंटर 2 में मूट कोर्ट होस्ट करता हूँ, एसके पुरी इंटरनेशनल मूट कोर्ट। तो इनफैक्ट हमारे बहुत हाई कोर्ट के जजेस उसमें जजिंग फाइनल्स को जज करने जा चुके हैं, सीनियर एडवोकेट्स जा चुके हैं। तो मुझे कुछ साल पहले एक चीज़ कही गई थी कि ये एक मूट कोर्ट का सिस्टम चेंज किया जाए और इसको क्रॉस एग्जामिनेशन या मोर कोर्ट प्रैक्टिस पे लाया जाए। तो अब हमारा मूट कोर्ट इतना क्लोज टू कोर्ट प्रैक्टिस है कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन पे चलता है, जहाँ पे बच्चों को एक वो मिलता है कि वो एक क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे विटनेस को और उस पर जज किया जाता है उनको। तो बिकॉज एडवोकेसी इज द लर्निंग प्रोसेस। अगर लर्निंग एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब तक आप प्रैक्टिस में, एवरी डे वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम सीनियर्स लाइक यू एंड अदर्स। तो वो लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी आई है, ये आप महसूस करते हैं? देखिए मेरा मानना, लर्निंग की तरफ ध्यान ज़्यादा आ गया हमारा। देखिए दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। आप ये भी मान के चलिए कितने यंगस्टर दिल्ली के बाहर से आते हैं, अगर उनका सब्सिस्टेंस अमाउंट ही उनको ना मिल पाए, अगर उनके जो रेंटल्स इतने ऊपर जा चुके हैं, कम्युनिटी आपके ट्रैवल का इतना खर्चा हो जाता है, वो बेचारे वही मीट ना कर पाए तो कैसे सब्सिस्ट करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ों का बैलेंस है। उनका मांगना कि जी हमें ज़्यादा अलाउंस मिलना चाहिए, वो भी ठीक है। इसके लिए कोई प्लान है दिमाग में कि उनको कुछ एक अच्छा सा ऐसा गुजारा भत्ता जिसे कहना चाहिए वो मिल जाए रेस्पेक्टेबल वे में? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जी एज अ बार एसोसिएशन हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी, अपने मेंबर्स को अर्ज करना पड़ेगा, सीनियर मेंबर्स को, कि जी उनकी जो सैलरीज़ हैं थोड़ी सी इस तरीके से हों कि आदमी सब्सिस्टेंस तो कर सके कम से कम, समथिंग लाइक दैट। कोई मैकेनिज्म तो देखना पड़ेगा। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आप किसी को बोल तो सकते नहीं कि जी आपने मिनिमम इतना पे करना है, ये तो उन दोनों के ऊपर है, जो पे कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, दोनों खुश हैं। लेकिन अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें बार लेवल पे और एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे यंगस्टर्स को पता हो ये उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है ऑफिस में काम करने की, तो एक किस्म से कॉम्पिटिटिवनेस में ये आ जाएगा कि अच्छे यंगस्टर्स को रखने के लिए आपको सैलरीज डिसेंट देनी ही पड़ेगी। एक और प्रॉब्लम, यंगस्टर्स की बात चल रही है तो हालांकि लंबी हो रही है हमारी बातचीत, पर मेजर प्रॉब्लम है कुछ यंगस्टर्स को, नहीं बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ यंगस्टर्स को ये लगता है कि जो ये एलसी और रिसीवर अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, ये या तो बार के चेते होते हैं या जजेस के ही नॉन लोगों के बच्चे होते हैं। ये आम आदमी को नहीं मिल पाता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर पुरी साहब इसमें आते हैं आप वाइस प्रेसिडेंट बन के, क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि नेपोटिज्म ख़त्म कर दिया जाए या बिल्कुल ये नहीं होगा, बट कुछ सुधार की गुंजाइश है? मेरे ख्याल से पूरे सुधार की गुंजाइश है। आपके पास डिक्लेरेशंस की लिस्ट है जो आपके वोटर्स हैं हाई कोर्ट के, उसमें आपके पास आज 3000 के करीब यंगस्टर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ये सारा डेटा रेडी है, आप जजेस के साथ इस डेटा को शेयर कीजिए, उसमें से अपॉइंटमेंट्स करवाइए, उसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वेयर इज़ द क्वेश्चन टू गो आउटसाइड दिस लिस्ट? पर अभी तक ये नहीं हो पा रहा। ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, और बिल्कुल ज़रूरी है होना। एक बच्चे को महीने में 2 बार रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाता है या कुछ और उसको फ़ायदा मिल जाता है। एक आदमी को 10 साल में भी एक बार नंबर नहीं आता है, तो उससे एक बड़ा मन में खिन्नता सी आती है कि भाई हमारा भी कोई गॉडफादर हुआ होता, हमारे भी फादर सीनियर एडवोकेट हुए होते, तो हमें ये बैठे बैठाए मिल गया होता। इसमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप, क्या विज़न इसमें आपका रहेगा, थोड़ा क्लियर करें, यंगस्टर सुनना चाह रहे हैं। देखिए मेरे विजन बहुत क्लियर है कि हमारी एक प्री पेड लिस्ट है आज की डेट में, हमारी एक वोटर्स की लिस्ट है जो हाई कोर्ट के हैं। उनको जो उनमें से जो यंगस्टर्स हैं 0 to 5 है, 0 to 7 है, 0 to 10 है, ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट। देखिए कुछ डिस्क्रिशन तो कोर्ट के पास रहेगी, जो मेरी जजेस के साथ पहले भी कई बार बात हुई है इस बारे में, वो कहते हैं कुछ डिस्क्रिशन तो हमें चाहिए। कोई मैटर ऐसा है जहाँ पे हमें कोई सीनियर आदमी चाहिए, उसको तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे उन मैटर्स के अंदर। लेकिन जहाँ पे यंगस्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो एक आपकी एक प्री पेड लिस्ट है, वो लिस्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आप बाहर से करें, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि सेम कोर्ट से एक जना 4 बार एलसी मिल रही है एक ही जने को, दैट वुड बी हाईली ऑब्जेक्शनेबल। और ये चीज़ें देखिए आज की डेट में इनको ट्रैक करना मुश्किल नहीं है, आपके सारे ऑर्डर वेबसाइट पे। इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंट
कि अगर हमारी इंटेंट है इसको एलिमिनेट करने की सिस्टम को, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा 6 महीने के अंदर। तो अगर सचिन पुरी आते हैं बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी? 100% लोग आएगी। सुन रहे हैं, कल को फिर आपको पूछेंगे। आप वापस मुझे पकड़ लेना। तो एक और बात आती है, चलिए तो यंगस्टर्स की आ गई, एक और सीनियर एडवोकेट्स में भी आती है कि एक ये सर्टेन एज के बाद जब वो बहुत एक्टिव प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में, बहुत सारी जगहों में रिटायर्ड जजेस को ही अपॉइंट किया जाता है। क्यों ना सीनियर एडवोकेट्स को, या जो ऐसे एडवोकेट हैं जो भले ही सीनियर डेजिग्नेटेड ना हो लेकिन उन्होंने एक बहुत लंबा टाइम 50 साल 60 साल प्रैक्टिस का दिया, उनको क्यों नहीं वहाँ ट्रिब्यूनल्स में हेड बनाया जाता, या उनको क्यों नहीं डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस का चेयरमैन बनाया जाता? इस पे कुछ काम हो सकता है? देखिए, इसमें जो है ये पावर एक्चुअली गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर जो चेयरमैनशिप दी जाती है वो जनरली रिटायर्ड जजेस के लिए एक्ट के अंदर रिजर्व्ड है। और जहाँ तक है लीगल मेंबर का, लीगल मेंबर ओपन होता है रिटायर्ड जजेस के लिए भी और लॉयर्स के लिए भी। कहीं ऐसी ट्राइब्यूनल्स हैं जहाँ पे लॉयर्स को अपॉइंट किया गया है, बहुत रेयर है। काफ़ी हैं। नहीं, आप चेयरमैन नहीं देखिए, आप चेयरमैन और लीगल मेंबर में दोनों को अलग ले लीजिए। फॉर चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग, तो इसमें भी चेंज आनी चाहिए, लोगों की डिमांड है बहुत ज़्यादा। दिस मेरे हिसाब से तो देश में आनी चाहिए, बिकॉज जजेस को आर्बिट्रेशंस भी मिलती है। सी वो तो है ही है सबके पास। ट्राइब्यूनल्स, अब तो बहुत ऐसे जजेस हैं जो रिटायरमेंट के बाद ट्राइब्यूनल्स में जाना भी नहीं चाहते बिकॉज आर्बिट्रेशन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसमें लॉयर्स को तो कंसिडर करना ही चाहिए। बट दिस इज़ समथिंग जो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के साथ मिलके ही हो सकता है, उनकी विजन के साथ। आपको इनफैक्ट आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। मैं भी आपकी तरह ही जूनियर एडवोकेट हूँ और मैं कर रहा हूँ जितना मेरे से, मैं इसे भी पार्ट ऑफ वेलफेयर ही मानता हूँ कि कैंडिडेट्स जहाँ को लोगों की तरफ से इंटरेक्शन हो जाए और वोटर्स जान जाएं कि ये हमारे कैंडिडेट के बारे में जो क्यूरियोसिटी होती है कि हु इज़ सचिन पुरी, हु इज़ सो एंड सो, हु इज़ सो एंड सो, तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये वो हैं, इनकी बैकग्राउंड ये है, इनका विजन ये है। इसका मकसद बातचीत का यही है। एक और बात मेरे दिमाग में पहले एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि लॉयर्स को भी आर्बिट्रेशंस मिलनी चाहिए। वही मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। बल्क ऑफ द मैटर्स जो हैं वो रिटायर्ड जजेस को जाते हैं, लॉयर्स को भी जानने चाहिए, जिनकी जो रेप्यूटेबल लॉयर्स हैं उनको मिलनी चाहिए आर्बिट्रेशंस, एंड देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। उसका रीज़न है कि उनको तो एक लाइवलीहुड के लिए बहुत अच्छी पेंशन मिल रही है। एडवोकेट को तो कोई पेंशन नाम की चीज़ नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी उसकी नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस में कल नहीं गया कोर्ट तो क्लाइंट चले जाएंगे, फिर ख़त्म, अपने घर बैठे। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी का जो कमी है, ये कहीं ना कहीं तो पूरी होनी चाहिए। हाँ जी, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत है। एक और सवाल मेरे जहन में है। आप पहली बार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक बहुत बड़ा अनुभव है, फादर साहब से मिला है, आपने उनको काम करते देखा है, बीइंग सेक्रेटरी 6 बार, इट्स नॉट ए स्मॉल टेन्योर। तो आपके सामने जो दूसरे कॉन्टेस्टेंट हैं वो बड़े दिग्गज हैं, वो पोस्ट पर हैं भी, रह भी चुके हैं, और उनको एक अच्छा राजनीतिज्ञ माना जाता है इस एडवोकेट्स की पॉलिटिक्स का। तो उनसे आप कैसे compete कर पाएंगे? डर नहीं लगता कभी कि भाई इनसे कहाँ टकरा रहा हूँ? कि जी, जब आपने जब डिसाइड कर लिया एक बारी कंटेस्ट करने का, तो डरने की क्या बात है उसमें। देखिए, बार में सबको पता है सबकी रेपुटेशन क्या है, कौन क्या करता है, कौन क्या कर सकता है बार के लिए, किसकी क्या विजन है, बार हर एक को जानती है। इसमें वो सब दोस्तों से क्या डरना जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो भी दोस्त हैं, वो भी बार में रहे हैं, हम सब बार में इतने सालों से रहे हैं। और लेकिन एक होता है राजनीतिक मंजा हुआ खिलाड़ी, एक होता है जस्ट आपकी तरह प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस में ध्यान था, अब ये इस तरफ रुख मोड़ा है, तो कहीं लगता है कि थोड़ा टफ होगा। देखिए, इलेक्शन तो हमेशा ही टफ होनी चाहिए। अगर इलेक्शन टफ नहीं होगी तो सीखने को क्या मिलेगा, तब तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। बट इसमें जब दोस्त सब साथ रहेंगे, भाई सब साथ रहेंगे, आप लोग साथ रहेंगे, तो उसमें वो टफ इलेक्शन भी आसान बन जाएगी। आपने कहा सब साथ रहेंगे, मैं मानता हूँ होना चाहिए, मेरी भी गुड विशेस हैं कि सब साथ रहें आपके, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप इलेक्ट हो जाएं। तो एक सवाल बस पूछ रहा हूँ कि सबसे प्रायोरिटी का जो काम होगा आपका बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, किस मुद्दे को उठाना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो मेरा
बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, मेरा सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू आपने जो टच करने को कहा है वो है स्पेस फॉर यंगस्टर्स, जहाँ पर वो काम कर सकें हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में। आज हमारे पास वो जगह बहुत कम है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। और अगर हम अपने बार में यंगस्टर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बाहर की रेप्यूटेशन और ग्रोथ कैसे होगी। तो सुना दोस्तों, आप हैं सचिन पुरी जी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताया। और मैं इससे पहले कि इसको कंक्लूड करूं, मैं आपके और इनके बीच से हटता हूं कुछ पल के लिए और माइक इनको देता हूं। ये अपने आप शब्दों में आपसे अपील करेंगे, आपने फिर जानना है, पहचानना है और तोलना है कि आपने क्या करना है। कि मेरा नाम है सचिन पुरी, मैं सीनियर एडवोकेट हूँ। इस बार में 26 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। सुबह से शाम तक हाई कोर्ट में रहता हूँ और वहीं प्रैक्टिस करता हूँ। हमेशा अवेलेबल रहता हूँ हर एक के लिए। ऑल लॉयर्स आर वेलकम। किसी का कोई इशू हो, हर यंगस्टर के लिए भी अवेलेबल हूँ। किसी को कोई हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, मैं वहाँ पर होता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस बार मेरी ये पहली इलेक्शन है, पहली बार लड़ रहा हूँ। इस बार मुझे मौका दीजिए और देखिए कैसे चेंज लाया जाता है कोर्ट में। थैंक यू। तो सुना दोस्तों, आपने इनकी अपील। अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपने तय करना है, आपने परखना है, आपने तोलना है, आपने जांचना है कि कौन सच बोल रहा है, किसका विजन क्लियर है, कौन पॉलिटिक्स के लिए आ रहा है, कौन काम करने के लिए आ रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आप पर छोड़ दिए देता हूँ, आपने तय करना है। बस मैं तो इस चैनल के माध्यम से और इस बातचीत के माध्यम से एक ही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपका वोट बहुत कीमती है। आप अपने वोट का बहुत सोच समझकर, नाप तोल करके वोट कास्ट कीजिएगा। जिसके भी फेवर में करें, ऐसे लोगों के फेवर में करें जो वाकई एक अच्छी बार का गठन कर सकें, एक अच्छी बार बन सके, ताकि एडवोकेट्स का मासिस में लेवल पे एक वेलफेयर हो सके और जो हमारी डिग्निटी है, जो हमारी रेस्पेक्ट है, वो और ऊंची हो सके और बनी अक्षुण्ण रह सके, इस पे कोई आँच ना आए। यही एक मकसद है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। फिर मैं किसी और दूसरे कैंडिडेट से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू पुरी जी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।